हेलो फ्रेंड्स। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स के एक और नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। तो जैसे कि आप सभी को पता है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिटेल सिलेबस डिस्कस करते हैं, तो वही चीज़ आज यहाँ फिर से हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर 13 का डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स का जितने भी बेसिक टर्म्स हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर का ब्रांच होता है जिसमें से होता है एटॉमिक फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग एटॉमिक फिजिक्स के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और आज के इस चैप्टर में हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जितने भी बेसिक टर्म्स यूज़ होते हैं उन सभी बेसिक टर्म्स को, जैसे कि आप लोगों को पता होगा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, चार्जेस होती है, न्यूक्लियस का रेडियस होता है, उसकी स्टेबिलिटी होती है, मास होता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। उन सभी टर्म्स के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक के अंदर में जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वहीं पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस पॉइंट को आप लोग के सीबीएसई एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है वो है मास ऑफ न्यूक्लियस। और मास ऑफ न्यूक्लियस, इसी में हम लोग मास डिफेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास डिफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है बाइंडिंग एनर्जी और मास एनर्जी रिलेशन। ये भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद है इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ नंबर का टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर। यहाँ पर एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, यहाँ से और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है या फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से ग्राफिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आप लोगों को ग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोगों को। तो ये सारा पॉइंट हम लोग टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का जो फिफ्थ नंबर का टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियर फिजन आपको समझाना रहेगा, डेफिनेशन लिखना रहेगा, एग्जाम्पल लिखना रहेगा। वैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन का भी आप लोगों को डेफिनेशन, एग्जाम्पल वगैरह लिखना रहेगा। तो ये रहा इस चैप्टर का डिटेल सिलेबस। अब चलिए इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ऑल बेसिक टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं उन टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये न्यूक्लियर फिजिक्स होता क्या है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स का एक ब्रांच होता है, यहीं पर बता दिया हूँ मैं। क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत सारे ब्रांच होते हैं जिसमें से एटॉमिक फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, केवल 3 ब्रांच को बताया हूँ। इसके अलावा और भी ब्रांच होते हैं जैसे कि कंडेंस मैटर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ऐसी और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक के अंदर में हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये न्यूक्लियर फिजिक्स होता क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मॉडर्न और क्वांटम। क्वांटम फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है जिसको आइजैक न्यूटन के द्वारा डेवलप किया गया था, जबकि मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स में आइंस्टाइन का नाम चलता है इसमें, ठीक है। In which we study atomic nuclei and their constituents and interaction। तो न्यूक्लियर फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स का ही ब्रांच होता है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी भी एटम्स के न्यूक्लियाइज के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियाइज के बारे में पढ़ते हैं और न्यूक्लियर्स में जो घटक पाए जाते हैं, कंस्टिट्यूंट्स पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब न्यूक्लियाई के कंपोनेंट या कंस्टिट्यूंट या घटक क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। एंड देयर इंटरेक्शंस, और उनके बीच परस्पर आपस में जो अभिक्रिया होती है या इंटरेक्शंस होता है, उन सभी इंटरेक्शंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस का टूटना या न्यूक्लियस का बनना, इस टाइप की घटनाएं घटित होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। किसमें, न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स के या मॉडर्न फिजिक्स के इस ब्रांच को ही कहा जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में, एटम। एटम तो आप सभी को पता है क्या होता है।
अच्छा, एक चीज़ बता दूं, ये जितना भी यहाँ पर हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये सारा टर्म्स जो है पूरा केमिस्ट्री का है। आप लोग ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, फिर भी यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। तो एटम क्या होता है, सबको पता है, किसी भी मैटर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते, और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट established that the mass of atom is concentrated with a small positively charged region at the center which is called nucleus। तो न्यूक्लियस क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा रदरफोर्ड ने ये बताया था कि किसी भी मैटर्स एटम्स का जो मास है एक छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, और वहाँ पर क्या रहता है, केवल पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? तो हम लोग बोल सकते हैं रदरफोर्ड ने किए थे। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा किए थे? तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग जान लिए कि न्यूक्लियस भी क्या होता है। आप लोग ये सब ऑलरेडी जानते हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देख रहे हैं ताकि आप लोग को प्रॉपर नोट्स बनाते बन जाए। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हमने देख लिया कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है, एटम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। अब ये सभी कैसे अरेंज होते हैं, ये कैसे दिखता है, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये 3D डायग्राम है, और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये 2D डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर 3D डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, ये जो सेंटर में पार्ट है, ये सेंटर वाला जो पार्ट है, ये क्या है, न्यूक्लियस कहलाता है। यही क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। अगर मैं इसको ऐसे सेंटर स्फेरिकल बना दूं, है ना, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं ब्लू कलर का जो पार्टिकल है, इसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन कहा जाता है, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। और आप लोगों को पता होगा न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। इसी प्रकार इस न्यूक्लियस में एक और पार्टिकल्स पाया जाता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। इसके बाद इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो निगेटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल है जो येलो कलर का दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इसकी खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने किया था इसकी खोज। तो ये रहा 3D डायग्राम, किसका, न्यूक्लियस का या फिर किसी एटम्स का अरेंजमेंट का। ये एक एटम है, एटम्स को हम लोग जूम करके देखते हैं तो ऑर्बिट्स दिखता है, और जूम करके देखते हैं तो इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए दिखता है, और जूम करते हैं तो हम लोग को न्यूक्लियस दिखता है, और जूम करते हैं तो हम लोग को इसमें पार्टिकल्स दिखते हैं जो कि होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब इसी का अगर हम लोग 2D इमेज देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये ऑर्बिट्स हैं जिसमें ये निगेटिव चार्जेस हैं, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिट्स में क्या, ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये सेंटर में जो देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये दोनों मिलकर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। तो ये 3D डायग्राम है और ये 2D डायग्राम है। आई होप ये सारा अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए आगे कुछ और टर्म्स है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर में जिसको समझना बहुत ज़रूरी है आगे के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, जो आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उन सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए इन सभी टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये नाम भी सुने होंगे आप लोग, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है उसी को इंडिविजुअल जब हम लोग बोलते हैं तो उसको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, न्यूक्लियाई आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तो हम लोग को पता है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस को ही न्यूक्लियाई कहा जाता है। ये किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। और ये जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है इसी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो ये भी आप लोगों को पता है, एटॉमिक नंबर केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस कॉल्ड द एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जेड। तो किसी भी
एटम्स के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन का जो नंबर रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसी को क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है या प्रोटॉन नंबर कहा जाता है। और इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के द्वारा। अर्थात किसी भी एटम्स के अंदर में उस एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, यही नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है डिसाइड करेगा कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। इसीलिए P इज इक्वल टू जेड लिखा जाता है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है यही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रॉन नंबर। तो न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n। तो इसको n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन नंबर कहा जाता है। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मास नंबर, या इसी को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, और इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। तो किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में जितने नंबर में न्यूट्रॉन्स होते हैं और जितने नंबर में प्रोटॉन्स होते हैं, तो इन्हीं के जो टोटल नंबर है दोनों के सम को क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास या मास नंबर कहा जाता है। इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली इसी को हम लोग लिखते हैं A इज इक्वल टू जेड प्लस एन लिखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का जो केमिकल सिंबल होता है वो कैसे होता है, न्यूक्लियाइड्स आर रिप्रेजेंट एज दिस, X और यहाँ पर A और Z। तो केमिकल सिंबल किसी भी एलिमेंट्स को दर्शाने का या रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, ये दोनों तरीका होता है। ये एक तरीका ये होता है और दूसरा तरीका ये होता है। जहाँ पर X का मतलब क्या है, एलिमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, और A का मतलब उसके एटॉमिक मास या मास नंबर के बारे में बात किया जाता है, और Z का मतलब उसका एटॉमिक नंबर के बारे में बात किया जाता है। इसी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर एटॉमिक नंबर और यहाँ पर एटॉमिक मास और यहाँ पर एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैं अभी अभी कुछ देर पहले बताया हूँ इससे पहले कि X यहाँ पर क्या होता है, एलिमेंट होता है, और Z यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और A यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो उसी को यहाँ पर मैं लिखा हूँ X केमिकल एलिमेंट, A का मतलब एटॉमिक मास, Z का मतलब एटॉमिक नंबर। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास ये एक हीलियम एटम है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 4 क्या चीज़ है, यहाँ पर एटॉमिक मास है, A इज इक्वल टू 4, और 2 यहाँ पर क्या चीज़ है, एटॉमिक नंबर है। और जितना एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो अगर Z इज इक्वल टू 2 है तो प्रोटॉन भी इसका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, और ये जो Z है हम लोग को पता है जो एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ से एटॉमिक मास, यहाँ से हम लोग न्यूट्रॉन का वैल्यू निकाल सकते हैं। Z को मैं क्या कर देता हूँ, इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू a माइनस जेड। तो यदि मेरे पास एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर है और प्रोटॉन है, तो जाहिर सी बात है मैं न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस जेड। ए का वैल्यू हमारे पास है 4 और z का वैल्यू हमारे पास 2। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा जी, 2। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी केमिकल एलिमेंट्स को या केमिकल सिंबल को, किसी भी एलिमेंट का केमिकल सिंबल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल है कार्बन का। यहाँ पर 6 क्या चीज़ है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है, और 12 क्या है यहाँ पर, मास नंबर या एटॉमिक मास होता है। ठीक है, या इसी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर Z का वैल्यू है 6, प्रोटॉन का वैल्यू है 6, A का वैल्यू है 12। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर न्यूट्रॉन का वैल्यू निकाल सकते हैं, A माइनस जेड मतलब 12 माइनस 6। तो न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास होता है 16। तो यहाँ पर Z और P का वैल्यू, Z और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर का वैल्यू क्या है, 7, और यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है, 16। तो न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 9। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, किसी भी एटम्स का जो साइज होता है या जो रेडियस होता है वो लगभग कितना के इक्वल होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल होता है। और यदि हम लोग न्यूक्लियस की रेडियस की बात करें या साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो ये किस ऑर्डर में होता है, इसको भी हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। 10 के पावर माइनस 14 से लेकर 10 के पावर माइनस 15 मीटर के बीच में होता है।
और 10⁻⁻15 मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फेम्टोमीटर बोलते हैं, जिसको हम लोग FM से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के नेक्स्ट टर्म के बारे में। नेक्स्ट टर्म है प्रोटॉन। वैसे प्रोटॉन के बारे में आप लोग सभी जानते हो, फिर भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल होता है जो कि कहाँ पर पाया जाता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो प्रोटॉन के बारे में सबसे फर्स्ट पॉइंट है चार्ज। अगर हम लोग प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो इसके पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, प्लस 1.602 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम होता है। मतलब प्रोटॉन के पास चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, एक चार्ज की बात कर रहे हैं, वन पॉजिटिव चार्ज की। उसी प्रकार अगर हम लोग प्रोटॉन की मास की बात करें तो ये कितना होता है, 1.672 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। और याद रखना 1.672 क्रॉस 10⁻⁻7 किलोग्राम माइनस 27 किलोग्राम, इसी को कहा जाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसी को कहा जाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आगे यूज होगा, है ना। आगे बात करते हैं प्रोटॉन का सिंबल। प्रोटॉन के सिंबल को कैसे यूज़ किया जाता है, किसी किसी बुक में आप लोग को प्रोटॉन का जो सिंबल है कुछ ऐसा दिखेगा, कहीं पर ऐसा दिखेगा, कहीं पर ऐसे और कहीं पर ऐसे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये चारों तरीके से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रोटॉन के डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी किसने किया था, रदरफोर्ड ने। अगर हम लोग कंपोजिशंस की बात करें, अगर हम लोग प्रोटॉन की कंपोजिशंस की बात करें, अर्थात ये बना कैसे है, तो याद रखना ये क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन जो है क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसमें से 2 अप क्वार्क होता है और 2 क्या होता है, डाउन क्वार्क होता है। इसको जस्ट आप लोग याद रखिएगा, इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप लोग बस याद रखिएगा कि प्रोटॉन कैसे किससे मिलकर बना होता है, किसका कंपोजिशन होता है, तो क्वार्क पार्टिकल का होता है। ये 2 अप होता है और 2 डाउन होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर हम लोग लोकेशंस की बात करें तो प्रोटॉन कहाँ पे पाया जाता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। और अगर हम लोग प्रोटॉन के स्पिन की बात करें तो इसका स्पिन कितना है, +1/2 होता है। ठीक है, +1/2 होने का मतलब क्या है, ये मूव तो करता है, मोशंस तो करता है, बट क्लॉकवाइज करता है, क्योंकि हम लोग स्पिन को क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज के लिए +1/2, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से कम होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से कम होता है। आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ ये सारा चीज़ जो है समझने वाली, इसमें कुछ बात नहीं है, ये सभी याद रखने वाली चीज़ है। ये सभी याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी साइंटिस्ट लोगों के द्वारा इसको प्रूफ किया जा चुका है या बताया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो जो पॉइंट हम लोग प्रोटॉन के बारे में जाने हैं, वही वही पॉइंट हम लोग न्यूट्रॉन के लिए भी बात करते हैं। न्यूट्रॉन के अगर चार्ज की बात करें तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी मास की बात करें तो इसका मास भी वही मास होता है जो प्रोटॉन का मास होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, अर्थात 1.672 क्रॉस 10⁻⁻7 किलोग्राम। अगर हम लोग इसके सिंबल की बात करें तो इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है 01N से, या फिर 0N1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसका सिंबल है। अगर हम लोग इसकी डिस्कवरी की बात करें तो जेम्स चैडविक ने इसका खोज किया था। और अगर इसके कंपोजिशन की बात करें, जिस प्रकार प्रोटॉन का कंपोजिशन क्या होता है, क्वार्क पार्टिकल, 2 अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क, उसी प्रकार न्यूट्रॉन भी क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। बट ये जो है 1 अप क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना होता है और 2 डाउन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और अगर हम लोग इसके लोकेशन की बात करें तो ये भी कहाँ पाया जाता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। और अगर हम लोग इसकी स्पिन की बात करें तो इसके स्पिन वही स्पिन होता है जो प्रोटॉन का होता है, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ही स्पिन क्या होता है, +1/2 होता है। और अगर इसके हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कम होता है। किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो ये रहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग जितना पढ़ रहे हैं ये एग्जाम के लिए, बोर्ड CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उन सबको पढ़ने के लिए सब चीज़ जानना जरूरी है। तो बस एक बार आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। अब आगे हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाइज के बारे में।
न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर में जो न्यूक्लियाई होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो वो कौन कौन से पॉसिबल हैं उसको बात करते हैं। द न्यूक्लियाई हैव बीन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर और द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जिसको हम लोग मास नंबर बोलते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियाई को किस आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के आधार पर, या फिर बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर के आधार पर, ठीक है, या फिर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अर्थात मास नंबर के आधार पर इसको 4 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से फर्स्ट होता है आइसोटॉप्स न्यूक्लियस, सेकंड होता है आइसोबार्स न्यूक्लियाई, थर्ड होता है आइसोटोन्स न्यूक्लियाइस और फोर्थ होता है मिरर न्यूक्लियाइस। तो इन सभी के बारे में वन बाय वन करके चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक बार फिर याद दिला देता हूँ, ये सारा चीज़ हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये सारा चीज़ केमिस्ट्री में 11th क्लास के सिलेबस में है। फिर भी यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आइसोटॉप्स न्यूक्लियाइस के बारे में हम लोग अच्छे से बात करते हैं डिटेल में। तो किसी भी न्यूक्लियस को हम लोग आइसोटॉप न्यूक्लियाई तब कहेंगे जब उसमें एलिमेंट और एटॉमिक नंबर दोनों का वैल्यू क्या हो, सेम हो, बट डिफरेंट क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास या मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो उस प्रकार के न्यूक्लियाई को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है। अगर मैं तीनों एलिमेंट को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है, सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर एलिमेंट क्या है, सेम है। और Z भी यहाँ पर सेम है, Z मतलब एटॉमिक नंबर, यहाँ भी एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ भी एटॉमिक नंबर 1 है और यहाँ भी एटॉमिक नंबर 1 है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ A की, A मतलब मास नंबर या एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, मतलब ये क्या है, डिफरेंट है। और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हम लोग A में से Z को सबस्ट्रेट कर देते हैं। तो इसका न्यूट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा, A का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1 है, Z का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगर इसकी बात करूँ 3 - 1 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन यहाँ पर क्या डिफरेंट है और मास नंबर भी यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। तो इस प्रकार के न्यूक्लियाई को क्या कहा जाता है, आइसोटॉप्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से लिख दिया हूँ इसी चीज़ को, इस एलिमेंट में क्या है, ये सेम है और ये डिफरेंट है। चलिए कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं आइसोटॉप्स न्यूक्लियाई के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर हम लोगों ने ऑक्सीजन का एलिमेंट लिए हैं, तो एलिमेंट यहाँ पर क्या है, सेम है, जेड भी यहाँ पर क्या है, सेम है, बट यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। और अगर आप लोग न्यूट्रॉन का वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि न्यूट्रॉन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम लोगों को पता है एटॉमिक मास कितना होता है, ए, न्यूट्रॉन प्लस जेड होता है या प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 में से 8 सबस्ट्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 8। यहाँ पर 17 में से 8 सबस्ट्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 9। यहाँ पर कितना आएगा, 10। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो न्यूट्रॉन यहाँ पर डिफरेंट है और ए का वैल्यू क्या है, मास नंबर क्या डिफरेंट है, बट यहाँ पर एक्स और जेड का वैल्यू क्या है, सेम है। इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं थर्ड एग्जाम्पल, ये भी यूरेनियम है, ये भी यूरेनियम है, मतलब एलिमेंट यहाँ पर क्या है, सेम है। और अगर हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें, यहाँ भी 92, यहाँ भी 92, मतलब ये भी सेम है। और अगर हम लोग एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन की बात करें, यहाँ पर एटॉमिक मास, यहाँ पर एटॉमिक मास डिफरेंट है। इसी प्रकार अब यहाँ पर आप लोग न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लेना, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो ये भी आप लोगों को क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। इसी प्रकार फोर्थ एग्जांपल को आप लोग खुद कर लीजिएगा, एलिमेंट यहाँ पर सेम है, जेड का वैल्यू यहाँ पर भी सेम है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, और ये 17 है, ये 17 है। इसी प्रकार ए यहाँ पर क्या चीज़ है, डिफरेंट है। इसी प्रकार यहाँ से और यहाँ से आप लोग न्यूट्रॉन का वैल्यू निकालेंगे ना, वो भी यहाँ पर डिफरेंट ही होगा 100%। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला न्यूक्लियाई है आइसोटॉप्स, ये जो है कंप्लीट होता है। अब सेकेंड न्यूक्लियाई के बारे में बात करेंगे, जो कि है आइसोबार्स न्यूक्लियाई। तो आइसोबार क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। तो आइसोबार्स न्यूक्लियाई एक ऐसा न्यूक्लियाइस होता है जिसमें एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है। तो इस प्रकार के जो न्यूक्लियाई होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमारे पास ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। एक एलिमेंट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, न्यूट्रॉन है, सॉरी नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या हुआ, डिफरेंट हुआ ना। और अगर मैं एक ही बात करूँ, अगर मैं एक ही बात करूं तो यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, तो ए का वैल्यू एटॉमिक मास या मास नंबर यहाँ पर क्या हुआ, सेम हुआ ना। और यहाँ पर 8 और 7 क्या है, जेड है, तो जेड यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है, तो जेड यहाँ पर डिफरेंट हुआ ना। और अगर हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ये भी डिफरेंट होगा। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 9। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन भी क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये दोनों का न्यूक्लियाई जो है क्या होगा, आइसोबार्स होगा, या इस प्रकार का जो एलिमेंट होगा क्या होगा, ये न्यूक्लियाई आइसोबार्स न्यूक्लियाई होगा। तो याद रखिएगा, जब एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिफरेंट हो और एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, तो इस प्रकार के न्यूक्लियाई को क्या कहा जाता है, आइसोबार कहा जाता है। इसी प्रकार ये दूसरा एग्जाम्पल है और ये तीसरा एग्जाम्पल है। तो ये सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल को आप लोग खुद करके देखिएगा, खुद चेक करिए कि एक्स जेड एन डिफरेंट है कि नहीं, ए सेम है कि नहीं। उसी प्रकार इस एलिमेंट में भी आप लोग चेक करिए एक्स जेड एन, अर्थात एलिमेंट, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है कि नहीं, और एटॉमिक मास सेम है कि नहीं। ये तो हमको यहीं से दिख रहा है 40-40, ये यहीं से दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं आइसोटोन्स न्यूक्लियाइज के बारे में। तो ये ऐसा न्यूक्लियाइज होता है, किसी भी एटम का ऐसा न्यूक्लियाई होता है जिसमें एलिमेंट और जेड और ए, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट न्यूट्रॉन जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या होता है, सेम होता है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये कार्बन का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर कितना है, 14 है। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास कितना है, 16 है। अगर मैं इस एलिमेंट के लिए ए का वैल्यू देखूं तो 14 है, जेड और पी का वैल्यू देखूं तो 6 है, तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा, 8। उसी प्रकार इस वाले एलिमेंट के लिए अगर ए का वैल्यू देखूं तो 16, जेड और पी का वैल्यू देखूं तो 8, और एन का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है, बट यहाँ पर डिफरेंट क्या चीज़ है, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, ये क्या है, डिफरेंट है। तो इस प्रकार का जो एलिमेंट है या इस प्रकार का जो न्यूक्लियाई होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोन्स न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोन्स न्यूक्लियाई कहते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल है यहाँ पर, सेकंड एग्जांपल, ये है लिथियम, ये है बेरिलियम। अगर मैं लिथियम को ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर जेड का वैल्यू 3 है और ए का वैल्यू है यहाँ पर 7, तो यहाँ पर एन का वैल्यू मैं इजिली निकाल सकता हूँ, 7 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग इसका निकालें तो z इज इक्वल टू क्या है, 4 है, और a इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 8 है। और अगर मैं यहाँ पर n का वैल्यू निकालूं तो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या है, सेम है, बट डिफरेंट क्या चीज़ है, एलिमेंट, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, और एटॉमिक नंबर भी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ये भी डिफरेंट है। और अगर हम लोग मास नंबर की बात करें तो यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। तो इस प्रकार से ये तीनों क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है, और सेम क्या चीज़ है यहाँ पर, तो सेम है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, आई होप ये सारा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, मिरर न्यूक्लियाई। इसके बारे में बात करते हैं, मिरर न्यूक्लियाई। तो किसी भी न्यूक्लियाई को हम लोग मिरर न्यूक्लियाई तब कहते हैं जब उस न्यूक्लियाई में वो जो एलिमेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए, जेड का वैल्यू और एन का वैल्यू, अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और ए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट जेड एंड एन शुड बी म्यूचुअली इंटरचेंजेबल, देन दिस न्यूक्लियाई विल से मिरर न्यूक्लियाई। एक चीज़ और, ये कंडीशंस को फॉलो करने के बाद एक और कंडीशन होता है, जेड और एन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज हो जाना चाहिए। इस कंडीशंस के बाद मिरर न्यूक्लियाई में ये कंडीशन और ये वाला कंडीशंस कंप्लीट होने के बाद एक और कंडीशन है, यहाँ पर जेड और एन दोनों म्यूचुअली इंटरचेंजेबल होना चाहिए। तब इस प्रकार के न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियाई
मिरर न्यूक्लियाई कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, दूसरा एलिमेंट है बेरिलियम, ठीक है। तो यहाँ पर लिथियम के लिए अगर हम लोग Z और P का वैल्यू देखें तो 3 है, A का वैल्यू देखें तो 7 है, और यदि N का वैल्यू देखें तो 7 - 3 = 1 है। इसी प्रकार अगर मैं बेरिलियम के लिए निकालूंगा तो यहाँ पर Z और P का वैल्यू है 4, A का वैल्यू है 7, तो N का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 7 - 4 = 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो Z है और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ये दोनों चेंजेबल है। जो यहाँ पर Z का वैल्यू है वही यहाँ पर न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का है, और जो नंबर यहाँ पर इस एटम्स के लिए, जो नंबर एटॉमिक नंबर इसके लिए है, ठीक है, वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको दूसरे एलिमेंट के लिए मिल रहा है। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है Z और N क्या होना चाहिए, म्यूचुअली इंटरचेंजेबल होना चाहिए, इसी को यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मैं अभी जो बोला हूँ इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। जो लिथियम का एटॉमिक नंबर है इसको बेरिलियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल लिख सकते हैं, और जो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है उसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लिथियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग बात करते हैं एक और एग्जाम्पल के बारे में। अभी जो हम लोग मिरर न्यूक्लियाई यहाँ पर देखे थे इसी का एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है हीलियम। यहाँ पर A का वैल्यू, Z का वैल्यू कितना है 1, A का वैल्यू है 3। इसी प्रकार यहाँ पर Z का वैल्यू कितना है 2 और A का वैल्यू है 3। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन के इस एलिमेंट के लिए अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालूं तो क्या आएगा, पहली चीज़ यहाँ पर Z = P = 1 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है। अगर हम लोग इसके एटॉमिक मास की बात करें या मास नंबर की बात करें तो ये तो 3 है। तो यहाँ से हम लोग न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, 3 में अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे आ जाएगा 2। इसी प्रकार हीलियम के लिए देखो तो हीलियम के लिए ये है Z का वैल्यू, ठीक है, और जो Z का वैल्यू होता है वही P का वैल्यू होता है, क्योंकि यहाँ पर Z क्या चीज़ है, एटॉमिक नंबर होता है और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर कितना है 2 है, और A का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालने का क्या तरीका है, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर भी हम लोग Z और इस वाले को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, अर्थात हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है इसको हीलियम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से इंटरचेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार इसमें हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है इसको हम लोग किससे इंटरचेंज कर सकते हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से इंटरचेंज। चलिए अब आगे बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है साइज ऑफ न्यूक्लियस, या इसी को कहा जाता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हम लोग रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का जो रिजल्ट निकालेंगे वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि न्यूक्लियस का रेडियस हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एटम हो, या इसी को बोला जाता है साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंटली कुछ पॉइंट ऑब्जर्व किए थे वो पॉइंट को पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ऑब्जर्व किया था रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, वो किस ऑर्डर का होता है, 10⁻15 मीटर, या इसी को 1 फेम्टोमीटर कहते हैं हम लोग। और न्यूक्लियर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। न्यूक्लियर की डेंसिटी कांस्टेंट होती है बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर मास जो है, न्यूक्लियस का जो मास है वो उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होती है। कैसे, तो चूंकि हम लोग को पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है, डेंसिटी जो है कांस्टेंट है, तो जब मैं v को इधर ट्रांसफर करूंगा तो कांस्टेंट को हटाकर यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, मैं प्रोपोर्शनल लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो ये फिर यहाँ पर कॉन्स्टेंट हमको मिल जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाइज जो है कांस्टेंट है, तो यहाँ से मुझे क्या रिलेशन मिलता है, न्यूक्लियस का मास भी क्या होगा, उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था, मास ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। किसी भी न्यूक्लियस का मास जितना ज़्यादा होगा
इसका मतलब ये है उसका एटॉमिक मास भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस था किसका, रदरफोर्ड का। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करते हैं, शेप ऑफ न्यूक्लियाई। ये तो उन्होंने स्फेरिकल कंसीडर किया था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करके बताया था कि न्यूक्लियाई का शेप जो है क्या होता है, वो स्फेरिकल होता है। फिर बाद में सोमरफील्ड ने बताया कि स्फेरिकल के अलावा ये इसका जो शेप है न्यूक्लियस का शेप जो है स्फेरिकल होता है, बट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है वो स्फेरिकल भी हो सकता है और इलिप्टिकल भी हो सकता है, बाद में सोमरफील्ड ने बताया। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया, न्यूक्लियस के शेप के बारे में स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है हम लोग को पता है, v = 4/3 πr का क्यूब होता है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या था इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर ध्यान से देखें तो मास जो है वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, और मास जो है एरिया के भी, सॉरी एटॉमिक मास के भी क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा, एटॉमिक मास के। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट लगा है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल होगा। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ पर v का वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन नंबर 3 से हमको पता है वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr का क्यूब होता है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 4/3 πr का क्यूब प्रोपोर्शनल a मिल जाएगा। मुझे क्या निकालना था, साइज ऑफ न्यूक्लियस या फिर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए हमको फॉर्मूला निकालना था, इसलिए इस r को मैं यहीं पर रखता हूँ, बाकी को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ से मिल जाता है r का क्यूब 3a/4π मिल जाता है। अब यहाँ पर ये 3 को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है r प्रोपोर्शनल टू 3a/4π, और होल, इस होल में क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3, 4, π ये सभी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल लगा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमको कांस्टेंट मिलेगा ही। और ये a क्या है, एटॉमिक मास है जो कि कांस्टेंट नहीं है, इसलिए a को यहीं रहने देते हैं, और ये पावर में 1/3 था। अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिल जाता है जिसको r0 से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू जो होता है ये 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर होता है, या इसी को हम लोग 1.2 फेम्टोमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है 10⁻⁻15 मीटर का जो वैल्यू होता है वो 1 फेमोमीटर के इक्वल होता है, इसलिए ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसी को कहा जाता है न्यूक्लियस का साइज या फिर न्यूक्लियस का रेडियस। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी आप लोग को कंपोनेंट या एलिमेंट्स दे देंगे, उस एलिमेंट्स का आप लोगों को रेडियस निकालना रहेगा। जब हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनता है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अभी फिलहाल आप लोग यहीं तक याद रखिएगा कि r = r0a के पावर में 1/3 ये हमको क्या बताता है, किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जहां पर r0 क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू इतना होता है। अब चलिए न्यूक्लियस के सेकंड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं जो कि है न्यूक्लियर फोर्स। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है न्यूक्लियस का, वो है न्यूक्लियर फोर्स दैट कीप द न्यूक्लियस बाउंड इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, जो न्यूक्लियर में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो सभी एक फोर्स के द्वारा क्या रहते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। कहाँ पर, न्यूक्लियस में। तो इसी फोर्स को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, एक फोर्स है जिस फोर्स के द्वारा न्यूक्लियॉन्स जो है न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं या एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। तो इसी फोर्स को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। अब चलिए न्यूक्लियर फोर्स से संबंधित कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब इसका रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एकदम शॉर्ट होता है, ठीक है। दिस डू नॉट एग्जिस्ट एट लार्ज डिस्टेंस ग्रेटर देन द 10⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। और न्यूक्लियर फोर्स जो है इसका शॉर्ट रेंज होने की वजह से ये ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस के लिए ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमको जो न्यूक्लियस है
उसमें क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। उनके बीच का डिस्टेंस अगर या न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10 के पावर -15 मीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो उस सिचुएशंस में हम लोग को वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज का फोर्स है, ठीक है जो कि 10 के पावर -15 मीटर से कम डिस्टेंस में ही एग्जिस्ट करेगा। आगे बात करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। हमारे नेचर में बहुत सारे फोर्सेस हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसे बहुत सारे फोर्स होते हैं। तो इन सभी फोर्स में सबसे स्ट्रांग फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है हमारे नेचर में जितने भी प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं उनमें से। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस आर अट्रैक्टिव फोर्स एंड कॉज स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से न्यूक्लियस जो है अपने आप को स्टेबल रख पाती है। अर्थात न्यूक्लियस में जो स्टेबिलिटी रहती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, दिस फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये पार्टिकल्स के चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दिस फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर फोर्स आर नॉन सेंट्रल फोर्स। ये वाली वर्ड समझने वाली बात है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, नॉन सेंट्रल फोर्स होती है। अर्थात जो न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या होता है, नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। नॉन सेंट्रल फोर्स इसलिए रहता है क्योंकि इनके बीच जो फोर्स लगता है, यहाँ पर इनके बीच कोई ज्वाइनिंग लाइन, कोई एक्सिस नहीं है, ये डायरेक्ट एक दूसरे से क्या रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, इसलिए ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जैसे कि ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है और ये दोनों एक लाइन में क्या है, ज्वाइन है, तो ये इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको जो फोर्स मिलेगा इसके सेंटर पर, वो क्या होगा, सेंट्रल फोर्स होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ सेंट्रल फोर्स का। अगर कोई बॉडी जो है किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर सर्कुलर मोशंस कर रहा है, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इसके ऊपर जो है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस बॉडी के ऊपर अंदर की तरफ एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है। अर्थात ये जो है इस सेंटर से ज्वाइन है, ये यहाँ पर ये एक लाइन से ज्वाइंट है और इसी लाइन, ज्वाइनिंग लाइन की वजह से सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, तो ये एक प्रकार का सेंट्रल फोर्स है। बट नॉन सेंट्रल फोर्स क्या होता है, इसमें बॉडी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, वहाँ पर लाइन नहीं पाया जाता है, ये डायरेक्ट एक फोर्स के द्वारा एक दूसरे से चिपके रहते हैं, बंधे रहते हैं, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स को नॉन सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। और यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस करते हुए बॉडी की बात करें या फिर टू अपोजिट चार्ज की बात करें, चार्ज पार्टिकल्स की बात करें, तो जो एक लाइन में ज्वाइन हुए एक दूसरे से, तो यहाँ पर हम लोग को सेंट्रल फोर्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि है एटॉमिक मास यूनिट। इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है A.M.U लिखा जाता है। The unit in which atomic and nuclear masses are measured is called atomic mass unit। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एक यूनिट होता है, किसका यूनिट होता है, एटॉमिक और न्यूक्लियर मासेस का। एटॉमिक मास और न्यूक्लियर मास को मेजर करने का एक यूनिट होता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एक यूनिट होता है, किसको मेजर करने के लिए, एटॉमिक मास और न्यूक्लियर मास को मेजर करने का एक यूनिट होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, और शॉर्ट में इसको AMU लिखा जाता है। और याद रखिएगा, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1.6 क्रॉस 10 के पर -27 किलोग्राम कितने के इक्वल होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। अब चूंकि हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन का मास Me होता है, और ये कितने के इक्वल होता है, 9.1 क्रॉस 10 के पर -31 किलोग्राम होता है। अगर इसी को हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट में चेंज करना चाहते हैं, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, इस वैल्यू को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/1.6 क्रॉस 10 के पर -27 हो जाएगा।
तो यहाँ पर किलोग्राम को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इस वाले वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर इस वैल्यू को जब हम लोग कन्वर्ट करके लिखते हैं किलोग्राम से एटॉमिक मास यूनिट में, तो हम लोग को क्या मिलता है 0.000548 ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रोटॉन का मास कितना होता है mp, और इसका एक्चुअल मास कितना होता है 1.6726 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम ये होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर एटॉमिक मास यूनिट में चेंज करेंगे। तो इस वैल्यू को जो किलोग्राम में है इसको 1 एटॉमिक मास यूनिट में चेंज करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले वैल्यू को इससे डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 1 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 है, जब इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दिया तो 1 के किलोग्राम को क्या लिखेंगे 1/1.6 क्रॉस 10⁻⁻7 ऐसा लिखेंगे। उसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम लोग को प्रोटॉन पार्टिकल्स का जो मास है वो कितना मिल जाता है 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं न्यूट्रॉन पार्टिकल्स की, जिसकी मास को हम लोग mn कंसीडर कर रखे हैं। ठीक है, और इसका मास भी लगभग प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्रोटॉन का मास इतना था, न्यूट्रॉन का मास इतना है, दोनों लगभग सेम होता है 1.6750 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम ये होता है न्यूट्रॉन पार्टिकल्स का मास। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है दोनों में, बाकी दोनों का मास जो है सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो किलोग्राम है इसको फिर से हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में चेंज करते हैं यहाँ से, तो फिर से हम इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को एटॉमिक मास यूनिट मिल जाएगा। तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम के एटॉमिक मास यूनिट में तो हम लोग को मिल जाता है 1.0078 इतना मिल जाता है। तो आई होप ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर का न्यूक्लियस का, वो है न्यूक्लियर डेंसिटी। क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी, या इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर मास डेंसिटी, या इसी को क्या कहा जाता है न्यूक्लियर मास डेंसिटी। अब चूंकि हम लोगों को पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है, और हम लोग को पता है मास कितने के इक्वल होता है mp + mn/v होता है। ठीक है, तो यह प्रोटॉन लिखें और मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखें, ये इंडिविजुअल सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन का मास है। तो इसका अगर हम लोग टोटल लिखें किसी भी एटम्स के न्यूक्लियाइज के लिए, अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास लिखें तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे mp को ZmP से, और mn को रिप्लेस कर देंगे हम लोग nmn से रिप्लेस कर देंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये ZmP mp जो है हमको क्या बताता है, किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के मास के बारे में बताता है, और nmn जो है क्या बताता है, किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में जो टोटल न्यूट्रॉन हैं उनके एवरेज मास के बारे में या टोटल मास के बारे में बताता है। अब यहाँ पर ये कैसे हुआ है इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि mp क्या चीज़ है, सिंगल प्रोटॉन का मास है। इसी प्रकार एक एटम्स के न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स रहते हैं, तो वो कितने प्रोटॉन्स रहते हैं हमें नहीं पता, तो ये 1 के जगह पर हम लोग क्या लेते हैं ZmP ले लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो mn लिखा हूँ ये सिंगल न्यूट्रॉन का क्या है, मास है। तो यहाँ पर 1 के जगह पर मैं क्या लिख लेता हूँ, n लिख लेता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या मुझे नहीं पता है, तो उसको मैं n कंसीडर कर लेता हूँ और इस मास को मैं mn लिख लेता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर mp को हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं ZmP से, और यहाँ पर mn को रिप्लेस कर दिए mn से। चलिए इसको एक और एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास एक बॉक्स है, और ये मेरे पास एक बॉक्स है, और ये मेरे पास एक बॉक्स है। इसका मास है 2 kg, इसका मास है 2 kg, और इसका भी मास है 2 kg। तो यहाँ पर इंडिविजुअल अगर हम लोग मास की बात करें, तो यहाँ पर 2 kg है, मगर मैं यहाँ पर टोटल मास निकालूंगा तो टोटल मास निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि तीनों को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमको 6 किलोग्राम मिल जाता है। बट दूसरा तरीका ये है
कि हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है यहाँ पर, 3 है, तो 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इंडिविजुअल मास कितना है, 2 है, तो 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मास मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी किए हैं। हम लोग क्या किए थे, सिंगल प्रोटॉन या सिंगल न्यूट्रॉन का मास इतना लिखे थे, बट यहाँ पर हमारे पास टोटल प्रोटॉन कितने हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किए हैं, कितने से किए हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से किए ना, वैसे ही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, Z होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, N होंगे। इसीलिए यहाँ पर Mn को N से रिप्लेस किए हैं। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर न्यूक्लियस का जो टोटल मास है उसको हम लोग ZMP प्लस NMN क्यों लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता है न्यूट्रॉन का रिलेशन जो है, जो एटॉमिक मास होता है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है, सम होता है। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, N इज इक्वल टू A माइनस Z लिख सकता हूँ। और वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई R का क्यूब होता है। तो इन सभी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, रो ZMP प्लस AMN माइनस ZMN अपॉन में 4/3 पाई R का क्यूब मिल जाता है। अब हम लोग को एक चीज़ और पता है, जो प्रोटॉन का मास होता है, इंडिविजुअल प्रोटॉन का मास, और जो इंडिविजुअल न्यूट्रॉन का जो मास होता है ये लगभग इक्वल होता है, और दोनों का मास कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो इस कंडीशंस को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो यहाँ पर ZMP है, और यहाँ पर ZMN को मैं रिप्लेस कर देता हूँ MP से, तो यहाँ पर ये ZMP हो जाएगा और ये ZMP, ये माइनस में ये प्लस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, रो इज इक्वल टू AMN अपॉन 4/3 पाई R का क्यूब बच जाएगा। और यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेडियस निकाल चुके हैं, न्यूक्लियस का, R इज इक्वल टू R0 A के पावर 1/3। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब ले लूँ तो R का क्यूब, R0 का क्यूब और A हो जाएगा, ये है ना। और यहाँ पर R0 का वैल्यू भी हमको पता है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर होता है ना। तो यहाँ पर R का क्यूब है, तो R क्यूब को मैं रिप्लेस कर देता हूँ R0 के पावर में 3 और A से रिप्लेस कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा AMN अपॉन में 4/3 पाई R0 का क्यूब और A मिल जाएगा। यहाँ पर A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वैल्यू जो मिलेगा हम लोग को वो इतना मिलेगा। और हम लोगों को पता है मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, इतना होता है, और 4/3 ये भी कांस्टेंट वैल्यू, पाई का भी वैल्यू पता है 3.14 होता है, और R0 का वैल्यू भी पता है यहाँ से। तो सभी वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग को कुछ ऐसा वैल्यू मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम लोग को ये वाला वैल्यू मिल चुका था, 3 × 1.67 × 10⁻⁻27 4 × 3 अपॉन में 4 × 3.14 × 1.2 × 10⁻⁻15 का क्यूब, इतना हमें मिल चुका था। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मूला है इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द एटॉमिक मास। और इस फॉर्मूला को हम लोग देख कर बता सकते हैं कि ये एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है कि न्यूक्लियर की जो डेंसिटी है, एटॉमिक मास अर्थात ए के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हम लोग को जो आंसर मिलेगा अप्रॉक्सीमेट रो इज इक्वल्स टू 2.30 × 10⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब मिल जाएगा। तो इसी को कहा जाता है डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी कहा जाता है। याद रखिएगा, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, रो इज इक्वल्स टू 2.30 × 10⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब। चलिए अब न्यूक्लियस की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है 5th नंबर की प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या फिर न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशंस, या इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर पार्टिकल डेंसिटी। ठीक है, अब न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं और जिसको हम लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी कहते हैं, तो उन्हीं पार्टिकल्स की अब हम लोग डेंसिटी निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। किसी भी पार्टिकल्स की न्यूक्लियस के पार्टिकल्स की डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है न्यूक्लियर मास डेंसिटी, जिसको हम लोग अभी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ से।
है ना, ये वाला। और मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, दोनों में से किसी एक का मास हमको यहाँ पर लेना है। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को डिनोट किया जाता है एन से, या फिर न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशन या न्यूक्लियर पार्टिकल डेंसिटी को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है, रेशियो होता है, किसके किसके बीच का रेशियो होता है, न्यूक्लियर मास डेंसिटी और मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बीच का रेशियो होता है। हमको पता है न्यूक्लियर मास डेंसिटी अभी जस्ट निकाल चुके हैं हम लोग, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ये भी हम लोगों को पता है, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन दोनों का ही मास लगभग इतना ही होता है, 1.67 क्रॉस 10⁻⁻27। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाता है 10 के पावर में +44 मिल जाता है। और अगर हम लोग इसके यूनिट को सॉल्व करेंगे तो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर मीटर का क्यूब बच जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मीटर के पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं उसमें से कुछ पार्टिकल, कुछ एलिमेंट का न्यूक्लियस जो है ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये स्टेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अमंग अबाउट 1500 नॉन न्यूक्लियाइड, अभी तक 1500 से अधिक न्यूक्लियाइड के बारे में खोजा जा चुका है या इसके आसपास है। अभी तक इस वर्ल्ड में जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी मैटर्स खोजे गए हैं उनमें कितने टाइप्स के या कितने नंबर्स में न्यूक्लियाइड मौजूद हैं, अप्रॉक्सीमेट 1500 के आसपास। ठीक है, यह पता लगाया जा चुका है। लेस देन 260 आर स्टेबल, जिसमें से 260 से कम क्या है, स्टेबल होते हैं। लेस देन 260 आर स्टेबल, जिसमें से लगभग 260 या 260 से कम क्या होते हैं, एलिमेंट्स या न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं, स्टेबल स्टेट में होते हैं। द अदर आर अनस्टेबल दैट डीके टू फॉर्म अदर न्यूक्लियाइड बाय इमिटिंग अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। और ये 260 न्यूक्लियाइड को छोड़कर जितने भी अदर्स बच जाते हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं उन जो अपने न्यूक्लियस या अपने न्यूक्लियाइड से क्या करते हैं, वो अनस्टेबल होने की वजह से वो कुछ एनर्जेटिक पार्टिकल्स को इमिट करने लगते हैं। और वो एनर्जेटिक पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, अल्फ़ा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है। इसी को तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और ये जो इमिट करने का जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे। रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस होता है जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो एनर्जेटिक रे ऑफ लाइट जो है या पार्टिकल्स जो है इमिट होते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। और जिस मटेरियल से ये घटना घटित होती है, ये प्रोसेस होता है, उसको हम लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल कहते हैं। जैसे कि यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, ऐसी और बहुत सारे एग्जाम्पल, बिस्मुथ होता है। ये सभी ऐसे न्यूक्लियस हैं जिसका न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल होता है, कंटिन्यूअसली ये अल्फ़ा बीटा गामा रेज या पार्टिकल्स को इमिट करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, ये इमिट क्यों करते रहते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। और बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियाइड हैं जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल स्टेट में होता है। तो स्टेबल स्टेट में होता है तो वो पार्टिकल इमिट नहीं करते हैं, जो अनस्टेबल होता है वहीं इमिट करते हैं। और इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय द मैनी फैक्टर। किसी भी एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है कि नहीं, उसको पता लगाने के 3 मेथड हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो का पता लगाकर या इनके रेशियो को जानकर इसके थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसका न्यूक्लियाई जो है स्टेबल है या नहीं है। दूसरा तरीका है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के थ्रू भी हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि न्यूक्लियर जो है स्टेबिलिटी स्टेट में है या नहीं। थर्ड बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अर्थात टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों का जो सम है, इसके थ्रू भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस जो है स्टेबल स्टेट में है
या नहीं है। तो ये 3 मेथड है। तो चलिए तीनों मेथड को हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेथड की बात करते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशियो। हमको कैसे पता चलेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो से कि कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल है या नहीं? तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, फर्स्ट पॉइंट, यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो लगभग 1 के इक्वल है तो समझ जाना वहाँ पर न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होता है। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है ना। ये डायरेक्ट इसको आप लोग पढ़िएगा, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड है, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू है। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वैल्यू 1 के इक्वल हो तो वहाँ पर समझ जाना न्यूक्लियस कैसा होगा, स्टेबल होगा। या फिर न्यूट्रॉन का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, वही क्या होगा, प्रोटॉन का होगा। जैसे कि यहाँ पर न्यूट्रॉन को 1 लिया गया है, प्रोटॉन को भी 1 लिया गया है, 1:1 है, ठीक है। दूसरा है, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है 20 से छोटा होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 से छोटा होता है। तो यहाँ पर छोटा होने का मतलब ये है कि न्यूट्रॉन जो है लगभग प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो इस सिचुएशंस में भी न्यूक्लियस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। स्टेबल न्यूक्लियस हम लोग को देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर जो है या जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 20 से ग्रेटर देन है। तो ये 20 से ग्रेटर देन होते हैं, तो इस सिचुएशंस में न्यूट्रॉन जो है ज़्यादा मिलता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो इस सिचुएशन में दोनों हो सकता है, न्यूक्लियस जो है स्टेबल हो भी सकता है और ये अनस्टेबल भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा उस न्यूक्लियस के या उस मटेरियल के या एलिमेंट के टाइप्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यदि ये रेशियो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, अच्छा यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, जेड को मैं बार बार प्रोटॉन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही हमको बताता है एटॉमिक नंबर के बारे में। तो यहाँ पर जेड की जगह पर पी सब्सिट्यूट भी कर सकते हैं आप लोग। तो इस बात को आप लोग समझिएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है ये ग्रेटर देन 1 होता है या फिर लेस देन 1 होता है। तो इस सिचुएशंस में याद रखिएगा न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब चलिए यहाँ पर जो मैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में आप लोगों को रेशियो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की कि न्यूक्लियस कब स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल होता है। इसी को हम लोग इस ग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं। ये ग्राफ हमें इसी चीज़ को बताता है, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन या जेड, और वाई एक्सिस में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पर 0 होता है वैल्यू। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 80 है, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक, इस पॉइंट तक की बात करें, इस पॉइंट को मैं अगर मैं ए कंसिडर कर लूँ तो याद रखना पॉइंट ओ ए, ये वाला जो रीज़न है हमको क्या बताता है, ये रीज़न हमको ये बताता है कि यहाँ पर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है ये 1 के इक्वल होता है, या फिर जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और यहाँ से यहाँ तक का जो रीज़न होता है, ये जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 20 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है ये जो स्ट्रेट लाइन है हमेशा क्या बताता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच प्रोपोर्शनलिटी को भी इंडिकेट करता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसको ओ ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर n इज इक्वल टू जेड होता है या फिर n अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 होता है, दोनों बोल सकते हैं। और जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर 3 रीज़न दिखाई पड़ता है। पहला रीज़न तो ये दिखाई पड़ता है जब हम लोग राइट साइड में जाते हैं, अप साइड में जाते हैं, तो यहाँ पर अगर इस रीज़न के लिए मैं बात करूँ, इस रीज़न के लिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, ग्रेटर देन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो इस सिचुएशंस में हम लोग को ऑलरेडी पता है न्यूक्लियस कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। और अगर हम लोग डाउन साइड रीज़न की बात करेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, ग्रेटर देन होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। तो इस सिचुएशंस में भी हम लोग को न्यूक्लियस कैसा मिलता है, अनस्टेबल दिखाई पड़ता है। ये सारा चीज़ एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। और यहाँ पर ये जो ग्राफ हम लोग रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये बस एक तरीका है कि न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को, ये स्टेबिलिटी को हम लोग कैसे अंडरस्टूड कर सकते हैं। अब इस पॉइंट ए से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया फर्स्ट रीजन, इसको अप रीजन बोल सकते हो, इसको डाउन रीजन बोल सकते हो, या फर्स्ट रीजन या सेकंड रीजन। अब इन दोनों के बीच में एक और रीजन पाया जाता है। तो यहीं पर हम लोगों को कौन कौन सा कंडीशंस मिलता है, इस चीज़ को देखते हैं, है ना। तो ये पॉइंट ओ और ए ये स्ट्रेट लाइन है, और पॉइंट ए से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये ग्रीन कलर का जो लाइन देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है।
कुछ एटम्स के या कुछ एलिमेंट्स के न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो ये ग्रीन वाले लाइन को फॉलो करता है, अर्थात यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। ये जो ग्रीन वाला लाइन दिखाया गया है, कुछ एलिमेंट्स के न्यूक्लियस इस ग्रीन लाइन को फॉलो करता है अगर हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच ग्राफ ड्रॉ करें तो इस प्रकार का जो न्यूक्लियस का इस प्रकार के जो एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रेट लाइन देख पा रहे हैं, जो कि पॉइंट ए से थोड़ा सा ऊपर से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमको एक और रीजन मिलता है, यहाँ पर z ये वाला ग्रीन वाला लाइन तो z इज इक्वल टू एन होता है, बट ये जो व्हाइट वाला लाइन है या फिर ये जो येलो वाला जो स्ट्रेट लाइन है, दोनों के बीच ये रीजन मिलता है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लगभग इक्वल होता है, पूरा इक्वल नहीं, लगभग इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर भी हम लोगों को एलिमेंट्स के एटम्स का न्यूक्लियस जो है स्टेबल स्टेट में दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये येलो कलर का स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यहाँ पर लगभग यहाँ से यहाँ तक का रीजन ले सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक, अर्थात 20 से 80 के बीच का रीजन है ये, 20 से 80 के बीच का रीजन है। और यहाँ पर इस वाले रीजन को क्या कहा जाता है, स्टेबिलिटी रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेबिलिटी रीजन कहा जाता है, क्योंकि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जितने भी एटम्स के न्यूक्लियाइज आते हैं वो सभी लगभग स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बस यही याद रखना है कि यहाँ पर हम लोग को 3 टाइप के एलिमेंट्स के न्यूक्लियस दिखाई पड़ते हैं, जिसमें अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन हो न्यूट्रॉन से तो यहाँ पर अनस्टेबल, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन हो न्यूट्रॉन से तो भी अनस्टेबल। बट ये इक्वल हो या लगभग इक्वल हो या इक्वल के आसपास में हो, जैसे कि यहाँ पर ये वाला रीजन दिखाया गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लगभग इक्वल के आसपास होता है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को लगभग स्टेबल न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। तो ये वाला ग्राफ जो है बस हमको यही इंडिकेट करता है, ये वाला ग्राफ जो है बस हमको यही इंडिकेट करता है। और यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस किए हैं इन सभी के बारे में ऑलरेडी हम लोग इस ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि एक बार और दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ठीक है, और ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। आई होप ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर हम लोग 80 से ऊपर जाते हैं, जैसे कि z का वैल्यू क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 80 हो जाता है या 83 हो जाता है। अभी हम लोग यहाँ पर किस रीजन में बात कर रहे थे, 20 से लेस देन में बात कर रहे थे और 20 से ग्रेटर देन में बात कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर अनस्टेबल और स्टेबल के बारे में बात कर चुके हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर 80 से z का वैल्यू या नंबर ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू जो है 80 से ग्रेटर देन हो जाता है या 83 से ग्रेटर देन हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, इन दिस केस ओनली बिस्मुथ हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। ये पॉइंट टू बी नोटेड दैट, ये पॉइंट आउट करने वाली बात है। अगर हम लोग 80 से ऊपर जाते हैं तो केवल और केवल एक ही न्यूक्लियाई होता है, वो भी बिस्मुथ का या बिस्मथ का ये न्यूक्लियस होता है, जो कि क्या होता है, हैवी होता है और ये स्टेबल होता है। बाकी कोई भी इधर इसके आगे स्टेबल नहीं होता है, सभी अनस्टेबल होते हैं। अब इसका कारण क्या है, बिकॉज फ्रॉम एबो ग्राफ देयर इज नो स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर द z ग्रेटर देन 83। क्योंकि यहाँ पर इस ग्राफ को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो z ग्रेटर देन 83, यहाँ पर हमको कोई भी ऐसा रीजन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि कोई भी एटम जो है क्या हो, स्टेबल हो। ठीक है, और वैसे भी मैं बता चुका हूँ, अगर हम लोग यहाँ से 80 से आगे बढ़ते हैं तो इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ग्रेटर देन होता है। ठीक है, इस वजह से। अब आगे आप लोगों के लिए मैं इस स्टेबिलिटी कर्व या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच का ये जो ग्राफ है, इसको मैं एक बार फिर से रीड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लेते हैं, तो कंसीडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लोगों को कंसीडर करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन और वाई एक्सिस में कंसीडर करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
और यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है, और ये जो है 20 है, और यहाँ से इधर ले लेते हैं हम लोग, ये 20 है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है, और यहाँ पर हम लोग को इधर से अगर हम लोग आगे बढ़ाएं स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये हमको क्या इंडिकेट करता है? ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है हमको ये बताती है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये दोनों इक्वल है। और ये वाला रीज़न हमको ये बताता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये लेस देन है 20 से। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या आता है? 80 आता है। तो ये वाला रीज़न क्या है? ये वाला रीज़न हमको इंडिकेट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन है 20 से। और ये वाला रीज़न हमको क्या बताता है? ये वाला रीज़न हमको बताता है कि ये z का वैल्यू जो है ग्रेटर देन है 80 से। ठीक है, अब यहाँ से ये इस पॉइंट को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये O है, और इस पॉइंट को मैं कंसिडर कर लेता हूँ A। अब जब हम लोग 20 से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग को अलग अलग कंडीशन मिलते हैं। एक कंडीशंस मिलता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है लेस देन होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। दूसरा कंडीशन हम लोग को मिलता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ग्रेटर देन होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। तीसरा कंडीशन हम लोग को मिलता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। और एक और कंडीशन मिलता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये लगभग इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इस वाले केस में और इस वाले केस में जो एलिमेंट्स का न्यूक्लियस है वो स्टेबिलिटी कंडीशन में रहता है, और इस वाले कंडीशन में और इस वाले कंडीशन में जो न्यूक्लियाई है ये स्टेबिलिटी स्टेट में नहीं रहता है। अब इसी को हम लोग समझने वाले हैं। चलिए, अब यहाँ से अगर ये जो लाइन है, ये जो ओ ए लाइन है, अगर ये सीधा चलता है, अगर ये क्या होता है? सीधा चलता है ऐसे, अगर ये ऐसे सीधा चलता है तो ये किसके लिए होता है? अब यहाँ पर हम लोग 20 से 80 के बीच के कंडीशंस की बात कर रहे हैं। 80 से ऊपर अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर कोई भी एटम स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। लेकिन एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, वो है 83। 83 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट्स होता है ये स्टेबल होता है, बाकी सभी एलिमेंट्स का न्यूक्लियाई इधर अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर हम लोग 20 से 80 के बीच में बात कर रहे हैं। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 20 के आगे इस स्ट्रेट लाइन को, जो ओ ए से जो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, इसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको? z इज इक्वल टू n को। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ से हम लोग को एक कर्व्ड लाइन मिलता है, ऐसे एक कर्व्ड लाइन मिलता है, ये ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग को ये रीज़न मिलता है, यहाँ पर हम लोग को ये वाला रीज़न मिलता है। इसको कहा जाता है स्टेबिलिटी कर्व लाइन, स्टेबिलिटी कर्व्ड लाइन बोला जाता है, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ग्राफ में। अभी मैं आप लोगों को इसको रीड्रॉ करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को यदि एग्जाम में इसको रीड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे। इसी को मैं वाइट कलर से और इसको मैं येलो कलर से दर्शाया था जब मैं डायरेक्ट डायग्राम से आप लोग को बता रहा था। तो ये वाला जो रीज़न है, ये वाला जो रीज़न है, ये वाला जो रीज़न है, इसको क्या कहा जाता है? स्टेबिलिटी कर्व्ड लाइन कहा, स्टेबिलिटी कर्व्ड रीज़न बोल सकते हो या स्टेबिलिटी कर्व्ड लाइन कहा जाता है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है लगभग इक्वल होते हैं। और ये वाला जो लाइन देख रहे हैं इसके लिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है इक्वल होते हैं। तो 20 से 80 के बीच में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के न्यूक्लियाइज पॉसिबल होते हैं जो स्टेबल स्टेट में होते हैं। और जब अगर हम लोग 20 से नीचे की बात करते हैं और 80 से ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस मिलते हैं। अगर 20 से नीचे की बात करें, मतलब इससे इस वाले रीजन में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है लेस देन होता है न्यूट्रॉन से, यहाँ पर अनस्टेबल होता है, यहाँ पर अनस्टेबल होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस स्टेबिलिटी कर्व को या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम लोग किसी भी एटम्स के न्यूक्लियाइज का जो स्टेबिलिटी है उसको कई तरीके से चेक कर सकते हैं। उसमें से ये सेकंड मेथड है, और सेकंड मेथड है बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि जिस भी एलिमेंट्स या एटम्स के न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी जितना ज़्यादा होगा
उस न्यूक्लियाइस की स्टेबिलिटी जो है उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी जितनी कम होगी उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो है उतनी ही कमज़ोर होगी या कम होगी। बस ये आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए। और बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है आगे हम लोग बात करेंगे, है ना। इसके बाद बात करते हैं थर्ड मेथड। किसी भी न्यूक्लियाइस की स्टेबिलिटी को पता लगाने का थर्ड मेथड होता है, वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर किसी भी न्यूक्लियाइज में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये भी इवन है, तो समझ लेना वो न्यूक्लियाई क्या होगा, स्टेबल होगा, और बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यदि किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ऑड है, न्यूट्रॉन जो है ऑड है, दोनों ही ऑड है, तो इस सिचुएशंस में याद रखिएगा वो न्यूक्लियाई क्या होगा, अनस्टेबल स्टेट में होगा। इसी प्रकार थर्ड केस की बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, इवन है, या फिर न्यूट्रॉन जो है क्या है, ऑड है और प्रोटॉन क्या है, इवन है, तो इस केस में न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये हो गया किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को चेक करने के मेथड कि हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने नोट करके लिखा है, इसको एक बार देख लेते हैं। ओनली 5 ऑड न्यूक्लियाइड आर नोन विच इज स्टेबल। तो फर्स्ट नोट में ये बोला गया है कि केवल 5 टाइप के ऑड न्यूक्लियाइड हैं जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, जैसे कि अच्छा यहाँ पर मैं ऑड क्या होता है, अनस्टेबल होता है बोल दिया था, तो इसी को मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कुछ 5 एलिमेंट, जो कुछ 5 एलिमेंट है केवल वही न्यूक्लियाइड जो है ऑड होने के बावजूद भी क्या रहते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। जैसे कि हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया और टेट्रियम हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 1 है, ऑड है। यहाँ पर 3 ऑड है, यहाँ पर 5 ऑड है, यहाँ पर 7 ऑड है, 75 105 ऑड है। तो ये सभी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ही ऑड है। तो ये क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए था, बट ये क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यही एक्सेप्शन है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पर मैं नोट करके इस पॉइंट को लिखा हुआ हूँ। सेकेंड चीज बात करते हैं, यूजिंग मैजिक नंबर वी कैन आल्सो फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑफ द आइसोटॉप्स। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को चेक करने के टोटल 3 मेथड होते हैं। उसके अलावा एक और मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, वो मेथड है मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर का हेल्प लेके हम लोग कैसे किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, आइए जानते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये मैजिक नंबर है, इसको आप लोग को याद रखना है, इसको याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग बता पाएंगे कि कोई भी न्यूक्लियस जो है स्टेबल है या नहीं है। जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए मैजिक नंबर क्या होता है, 2 8 20 28 50 82 होता है। इसी प्रकार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए मैजिक नंबर क्या होता है, 2 8 20 28 50 82 और 126 होता है। दिस नंबर इज कॉल्ड मैजिक नंबर, और इसी नंबर को क्या कहा जाता है, मैजिक नंबर कहा जाता है। इसी नंबर को क्या कहा जाता है, मैजिक नंबर कहा जाता है। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कि इस मैजिक नंबर का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे बताएंगे कि कोई भी न्यूक्लियस जो है स्टेबल स्टेट में है या नहीं है। तो एक एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर, एक एलिमेंट है ना, यहाँ पर जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 28 और एटॉमिक मास कितना है 48। यहाँ पर ए का वैल्यू है 48 और यहाँ पर जेड और पी प्रोटॉन का वैल्यू कितना है 28। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, ए माइनस जेड, तो 48 माइनस 28 टोटल कितना आ जाएगा 20। कितना आ गया 20। हेयर प्रोटॉन इज इक्वल टू 28, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 20 इज मैजिक नंबर। गिवन न्यूक्लियाइड विल बी स्टेबल। तो यहाँ पर जो हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन मिला है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिला है, दोनों ही मैजिक नंबर में लाई करते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें मैजिक नंबर यहाँ पर है 28, और अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर है 20। तो दोनों ही नंबर किस में लाई करता है, मैजिक नंबर में लाई करता है। इसलिए ये जो एलिमेंट है ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ऐसे मैजिक नंबर के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी न्यूक्लियाइड जो है
स्टेबल है या नहीं है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके बारे में। तो सेकंड एग्जाम्पल हम लोग लेड लिए हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 82 और एटॉमिक मास कितना होता है 208 होता है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 208 और जेड और पी का नंबर है 82। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के क्या करेंगे 208 में 82 को सबसेट कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 126 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग न्यूट्रॉन को देखें तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना है 126, ठीक है। और अगर हम लोग प्रोटॉन का नंबर देखें तो 82। अब हम लोग इन दोनों नंबर को चेक करते हैं कि मैजिक नंबर में ये लाई करता है या नहीं। तो अगर हम लोग प्रोटॉन्स को देखें तो यहाँ पर है 82 और अगर हम लोग न्यूट्रॉन्स को देखें तो यहाँ पर है 126। तो यहाँ पर दोनों ही नंबर क्या कर रहे हैं मैजिक नंबर में लाई कर रहे हैं, इसलिए ये जो एलिमेंट्स हमको दिया हुआ है ये क्या होगा स्टेबल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग मैजिक नंबर से भी किसी भी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास डिफेक्ट के बारे में। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।